तो बेटा ये आज अपनी अगली क्लास है जिसमें अपन ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पिछली क्लास में किया था ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हम लोगों ने लास्ट आइडेंटिटी ये वाली की थी, याद है। आज ना हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ना आपने 9th-10th में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल्स करेंगे और फिर मॉडुलस करेंगे, है ना। तो जो लास्ट अपन ने आइडेंटिटी की थी वो ये थी ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसका एक और रूप है जो अपने को मालूम होना चाहिए, कि कई बार बच्चे नहीं याद करते हैं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को, बताओ 2 से मल्टीप्लाई करने पे कि क्या बन जाएगा। सॉरी ये शिफ्ट कैसे होता है, कोई बात नहीं। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो इस ब्रैकेट को तो एज इट इज छोड़ दो, इसको ध्यान देखो। 2a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस, इसमें से एक a स्क्वायर ले ले, इसमें से एक b स्क्वायर ले ले और माइनस 2ab ले ले, तो बताओ वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताओ माइनस 2ab इसमें एडजस्ट हो गया, एक a स्क्वायर भी एडजस्ट होगा और फिर एक a स्क्वायर जो बचा हुआ था उसको c स्क्वायर के साथ कॉम्बो बना, तो माइनस 2ac के साथ वो क्या बन जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। एक b बचा एक c बचा है, उसको इसके साथ कॉम्बो बनाया तो क्या बन जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला जनरली बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये वाला फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। हमें तो जनरली ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, पर ये वाला फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है। इन दोनों को अगर हम ध्यान देखें तो अगर ये वाला जो आइडेंटिटी है ये इस रूप में थोड़ी कम यूज होती है। ये यूज किस रूप में होती है, अगर कभी a प्लस बी प्लस सी कितना हो, 0, तो क्या होगा, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। उसी तरीके से अगर कभी किसी क्वेश्चन में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए, तो a b के बराबर तो ये 0, a c के बराबर तो ये 0, b c के बराबर तो ये 0, व्हाट इज 0 प्लस 0 प्लस 0, तब भी ये राइट साइड 0 हो जाएगा। तब भी ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना, 3abc। तो लास्ट क्लास में करीबन अपन ने 12 के आसपास आइडेंटिटीज लिखी थी, है ना। तो एक दो क्वेश्चंस करेंगे, अपने मॉड्यूल में भी हैं क्वेश्चन उसके ऊपर, तो ज़्यादा नहीं करेंगे इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं करना, बस अपने को आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। बेसिक मैथ्स में अपने को क्या है कि थोड़ी जगलिंग आनी चाहिए, इसकी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इनकी जगलिंग आनी चाहिए और एक रिविजन होना चाहिए कि हमें इतनी बेसिक आइडेंटिटीज तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर अगर हमें किसी आइडेंटिटी को अप्लाई करना होगा तो हमें वो आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्लियर है। फिर उसके बाद अपन ना इसको खत्म करने के बाद रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम करेंगे, ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है ना। आप लोगों ने सब में वो क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल, जनरली ओमिट कर देते हैं, पर वो हल्का सा आना चाहिए। फिर करेंगे एक्सपोनेंशियल्स, है ना, और फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम क्या होगा, मॉडुलस। तो मॉडुलस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, अगर मैं तुमसे बोलूँ इवैल्यूएट दिस, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2 रूट 6। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात हो गई, अंडर रूट निकालना है। एक चीज याद रखना, अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। अगर अंडर रूट पहले से मौजूद है, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि बताओ अंडर रूट ऑफ 4 कितना हुआ, 2, नहीं 2 ही होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं x इज इक्वल टू रूट 4, बेटा बता ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर, तो इसका एक ही सोल्यूशन आएगा ना। तो अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। पर मान लेते हैं इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बताइए लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। आइडियली कैसे सॉल्व होता, इसको मैं ऐसे लिखता, एक्स स्क्वायर, याद है वेवीज का मेथड में सीखा था, ट्रांसफर ऑल टर्म्स टू वन साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखता है इसको फैक्टराइज करता यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बनता एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ यहाँ से दो वैल्यू आती है, एक्स इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2।
तो सर यहां पर क्यों नहीं आया प्लस माइनस टू? क्योंकि यहां पर अंडर रूट पहले से मौजूद था। अगर अंडर रूट पहले से मौजूद है तो अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। अगर एक्स स्क्वायर 4 है और तुम्हारा मन कर रहा है कि अंडर रूट को उधर ले आना है, तो याद रखना x इज इक्वल टू दहेज में स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है दहेज में प्लस माइनस लेके आता है √4। तो अब इसके दो आंसर आ रहे हैं +2 एंड, देखो भैया दो आंसर आए कि नहीं? और लॉजिक भी था ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आने थे? तो दो है। तो बताओ अगर अंडर रूट पहले से मौजूद है तो उसका आंसर प्लस माइनस में बोलोगे, सिर्फ प्लस वाला आंसर दोगे, प्लस वाला, क्योंकि अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। याद रखना आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, जब मैंने एक टॉपिक लिखा है ना मॉडुलस, उसमें मैं पढ़ाऊंगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, बच्चे बोलते हैं एक्स होता है, एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है। थोड़ा सा मॉडुलस का जानकारी मैंने सुधांशु से दे रखा है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? मॉड एक्स। मॉडुलस का मतलब समझ में आता है? मॉड, मॉड मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू। जैसे बताओ अगर तुमसे बोलूं अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर बताओ, क्या आंसर दोगे? -4 मत बोल देना, ये अंडर रूट ऑफ 16 होगा और आंसर 4 ही आएगा। तो मैं, क्योंकि अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। एनीवेज, सो लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ये जनरल था। मैं तुम्हें क्या बोला? इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है? अंडर रूट ऑफ 5 + 2√6। अब आप बोलोगे सर आपने तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाई है, इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का क्या यूज है? तभी पूछा है मैंने। तो बताओ इसको कैसे करते हैं? अब पहला क्वेश्चन है, कभी नहीं किया ना ऐसा क्वेश्चन। अब ये दैट्स द प्रॉब्लम, जब अपन स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, ओमिट हो। मैंने क्या बोला? फाउंडेशन हम क्यों पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ, क्योंकि अपने 9th और 10th में जो फाउंडेशन में अपने को चीज़ें पता होनी चाहिए, जिनका यूज़ अपने को इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है, वो जनरली ओमिट हो जाती है, या फिर उनको उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाते। तो जब वो उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाते, तो जब उनकी 11th-12th में जरूरत पड़ती है तो हम करते रहते हैं, है ना? तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं सॉल्व करूंगा तो हम बोलोगे हाँ सर एकदम परफेक्ट किया है। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, कोई बुरी चीज तो नहीं है। √6 को लिख दिया 2 × 3, और 5 को लिख सकता हूँ 2 + 3, को टेंशन वाली बात तो नहीं। अब आता मजेदार चीज, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √2 × √3? हाँ लिख सकते हो। और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर? बताओ किसकी प्रॉपर्टी आ रही है? a² + b² + 2ab। क्या होगा ये? शुड बी नथिंग बट √3 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये √3 + √2 का होल स्क्वायर आएगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स, और अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा √3। लिख लो, जल्दी लिखो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। देखो जो ब्रिजिंग कोर्स है ना, उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ये एक चैप्टर नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है कि अपन सोचें कि अपन एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये कंसेप्चुअल डिस्कशंस हैं, ऐसे डिस्कशंस जो किसी कारणवश हम लोग अपने जूनियर क्लासेस में इतने फुल फ्लेजेड तरीके से नहीं सोच पाते। और मैंने देखा है कि अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने 9th में पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद करके रखी होती हैं, वो जनरली इस तरह के क्वेश्चन से वंचित रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कैसे हम इस चीज को निकाल सकते हैं। देखते हैं बेटा, अगला एक और इसी तरीके का क्वेश्चन देता हूँ, एंड देन विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल। मॉड्यूल का वो जो क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और इसी चीज को रिपीटेडली वहां पे करना है। कौन सी आइडेंटिटी लगी? वो आइडेंटिटी जो आपको हमेशा से पता थी। व्हाट वाज a + b का होल स्क्वायर? a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी कोई आपके लिए तो नहीं है ही नहीं, है ना? ये आइडेंटिटी तो आपके लिए कोई नहीं है ही नहीं, ये आइडेंटिटी तो आप बचपन से देखते आ रहे हो, पर तब भी इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाए। देखो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसको, एक और क्वेश्चन करता हूँ, और इस बार दिमाग ला के करना। इवैल्यूएट अंडर रूट ऑफ 5 - 2√6। 5 - 2√। बेटा गौरव, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पेंड किया था ना, वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। तुम लेट आए, देखो आज रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम निपटाएंगे, एक्सपोनेंशियल करेंगे, और मॉडुलस के कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। मॉडुलस के बैकअप क्लास में था क्या तुम? तो थोड़ा बहुत मॉडुलस करेंगे बस, है ना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। चलो, अंडर रूट ऑफ 5 - 2√6।
मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। 5 को आपने लिखा 2 + 3, उसको लिख दिया क्या, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2, √6 को लिया √2 × √3, चलेगा? बताइए कौन सी फॉर्मूले की याद दिला रहा है आपको, a² + b² -2ab, तो बन जाएगा √√3 -√2 का होल स्क्वायर। बताओ आंसर क्या आएगा, √3 माइनस। अब यही क्वेश्चन ना मैंने एक दूसरे बैच में डिस्कस कर रहा था, तो उस स्टूडेंट ने क्या किया, उसने बोला सर मैंने तो ये लिखा था। उसने ये लिखा, उसके कारण उसका ये आया, और उसने फिर ये आंसर लिख दिया। गलत तो नहीं क्या? वेरी गुड, क्योंकि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, √2 छोटा है और √3 बड़ा है, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, जबकि हमें मालूम है कि अंडर ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आप मॉड कर लेंगे, इसका मॉड आ जाएगा आंसर, तो आंसर आएगा √3 - √2, इसलिए मॉड। बेटे देखो हम जो ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं कि एक किरदार पढ़ेंगे फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे किताबों में अपने मॉड्यूल में क्या लिखा होता है, ये सारे टॉपिक बाय टॉपिक दे रखे होते हैं, पर ये हम टॉपिक बाय टॉपिक, तो कहानी की तरह चल रहा है। अपने आप ही आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, मॉडुलस की। आपको लग रहा है कि यार सर मॉडुलस समझाओ क्या होता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नाउ आई विल टेक अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द तुम्हारे इसमें ही है, मॉड्यूल में ही है ना, एग्जाम्पल नंबर 22 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इवैल्यूएट, है ना, आपने मॉड्यूल को मत देखना, तुम सीधा इसी को करना, इवैल्यूएट √3 + √3 प्लस √, पूरे पर अंडर रूट, हाँ, 2 + √3 प्लस √, 7 + √48। गदर मचा दी सर आपने, तो इजी क्वेश्चन करवाया और हमसे मुश्किल क्वेश्चन क्या है, यही करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑब्वियसली इनसाइड आउट, अंदर से डिकोड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले क्वांटिटी को अलग ले लेता हूँ, ये वाली क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी क्या है, √, बोलो क्या है, 7 + √48। समझ में आ ही रहा है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करना है या इवैल्यूएट करना है इसको, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर अंडर से बाहर निकालना है। बताओ √48 में से वो √48 को लिखते हैं, बताओ √48 क्या हो सकता है, 4 × 12, 4 का अंडर रूट बाहर निकाले ना, 4 का, तो 2√12 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, 12 को क्या लिख सकते हैं, √4 × √3, बोलो यस और नो। और बताओ √4 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 7। तो जल्दी बोलो, क्या हम इस 7 को लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2√4 × √3, जल्दी बोलो। हमने क्या करना, बस सहेज के लिखना ही तो है। बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस वुड नाउ बिकम √4, वो √4 कितना होता है, √4 तो 2 ही होता है ना, 2 + √3 का, बताओ ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी सिंप्लीफाई होकर, 2 + √3। तो अगले स्टेप में मैं ये वाला पार्ट हटाता हूं और उसको लिखता हूं 3 + √3 प्लस √, ठीक है, 2 + √3 प्लस, बताओ ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 2 + √3। बताओ अब क्या आएगा, ये √3 + √3 प्लस अंडर के अंदर क्या आएगा, 4 + 2√3। लिख ले फटाफट। ये जो अभी हमने करामाती सौगात इस वाले पार्ट के लिए की है, अब उसको इसके लिए करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ रही होगी आपको, कोई बता सकता है कैसे करें इसको, कैसे लिखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। √3 तो ब्रेक नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे √12 था, तो अपन ने 4 × 3 करके √4 × √3 लिख दिया था। बताओ कैसे लिखें, पहले कॉपी कर लो तो मैं मिटा दूंगा इसको। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, इस √3 को लिखना है 3 × 1, 3 × तो आएगा 2 × √3 × 1, और 4 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने हिंट दे दिया, पहले फटाफट लिखो इसको। हम क्या बना रहे हैं, हम अंडर के अंदर चीजों को परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। हम अंडर के अंदर देखो, असल में क्या है, ये कह देना कि अपन ये लिमिटेड से लेक्चर्स के अंदर सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे, ये तो मुश्किल है। मतलब अगर हम फुल फ्लेजेड देखें तो बेसिक्स को करवाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा।
और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे कंसेप्ट जो जनरली हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे कवर हो जाए। वो मॉर्निंग में सही लग रहा है कि इवनिंग वाज बेटर? मॉर्निंग में कहाँ पाता है समय? भी तो आएगा। मैं तो 8:30, मैं 8:25 पे आता हूँ नीचे। बेटा बड़े आगे, अब देखना 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 बहुत ही। ये क्या है, तुमने कभी अपनी जूनियर क्लासेस में ये सब किया ही नहीं। अब नहीं किया इस कारण ही तो ये सब चीजें रिवाइज करनी पड़ रही है। अब आइडेंटिटीज देखो सबको याद थी, जब मैंने मैं पिछली क्लास के एंड में आइडेंटिटीज लिखवाई तो बोला हाँ सर सब याद है। और उसको देखो अप्लाई करने में कितनी परेशानी हो रही है। अब देखो अपन इस वाले पार्ट को आगे भी निकालते हैं, ये वाले पार्ट को। वेरी गुड बेटा, √3+1, क्योंकि वेरी गुड बेटा 4+2 √3 है ना। क्या इसको 3 × 1 लिख दूं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? इसको लिख दूं 4 को 3+1, उसको लिख दूं 2√3 × √1। अरे भाई 1 तो अपने घर का है, कहीं भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। अब बताओ ये क्या है? ये बन गया 3 को लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या बन गया? A² + B² + 2AB। तो क्या बन गया? ये √3+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? √3+1। हम यहाँ पे लिखते हैं √3+1, तो आएगा 3 + √3 और बन गया √3+1। बताओ ये चीज सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी? ये आएगा 3+1 4, 4+2 √3। और 4+2 √3 को तो सिंप्लीफाई करके अपन ने वापस से क्या लिखा है? √3+1। तो इसका आंसर आएगा फाइनली √3+1। तो हमने सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लिया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है? √3+1 की। बेटा पर बताना, ये जो आंसर है इसका रैशनल पार्ट क्या है? 1, और इरैशनल पार्ट √3। तो ये इसका रैशनल पार्ट है इस आंसर का, और ये इसका इरैशनल पार्ट है। अब आप बोलो, ये मिटाऊं, लिख लेगा। अब आप बोलो कि सर इस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव कैसे पूछ सकते हैं? बहुत आराम से पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव तो। अगर मैं इस चीज को लिख देता, सपोज मैं लिखता क्वेश्चन में दिस इज इक्वल टू A + √b। मान लो मैं लिख देता दिस इज इक्वल टू A + √b, वेयर A and B आर इंटीजर्स। बताओ कंपेयर करके बताओ A कौन है और B कौन है? B कौन है? 3। और फिर मैं तुमसे पूछता क्वेश्चन के अंदर A + B बताओ, 4, क्योंकि A1 आ गया, B3 आ गया, तो A + B की वैल्यू कितनी आएगी? 4। आया सर में? अरे वो तो क्वेश्चन बनाने के लिए पूछते, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर क्या है? 1 + √3। मैं बोलता ये चीज किसके बराबर है? A + √b के। तो कंपेयर करता A कितना है और B कितना है? B कितना है? B 3। क्वेश्चन में पूछता A + B कितना है, क्या बोलते? 1 + 3 4। A + B तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए कि तुमने A और B सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। तो मैं, अरे बेटा जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं ना जेई में, उसमें इसी तरह की कला रहती है। वो जानबूझ के किसी क्वेश्चन को क्या बनाने की कोशिश करते हैं? इंटीजर टाइप। उसमें लास्ट मोमेंट पे वो कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि आपको आना चाहिए। अरे तो अगला टॉपिक क्या था? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल भी एक फिलर टॉपिक है कि सारे के सारे आपको प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आती हैं, है ना। बताओ हेडिंग डालना एक्सपोनेंशियल, फटाफट लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल्स। बताइए आपको एनीथिंग दैट लुक्स इन द फॉर्म a की पावर n। बेटा यहाँ पे a को क्या कहते हैं? बेस।
ए इज नोन एज द बेस एन, एन इज नोन एज द पावर बोलते हैं, इंडेक्स ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडेक्स ही बोलते हैं, पावर ही बोलते हैं ना, ए की पावर एन। बताओ इसकी प्रॉपर्टीज तो आपको ऑलरेडी आती होंगी, पर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, और ये अपने मॉड्यूल में पेज नंबर 9 पे है। बताओ पहली प्रॉपर्टी व्हाट इज, इसमें याद रखना कि जो ए है ना, फॉर द टाइम बिंग इट्स अ नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर, व्हाट डू यू मीन नॉन जीरो रियल नंबर? ये जो प्रॉपर्टीज है कि ए जो होना चाहिए, अभी फॉर द टाइमिंग मानना ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी के लिए याद रखना, अपन इतना भी नहीं सोच रहे, ए को थोड़ी देर के लिए ग्रेटर देन जीरो ही माने थे, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही है, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी है, एन फिर फ्रैक्शन नहीं हो पाएगा ना। बताओ व्हाट इज ए की पावर जीरो? 1, वेरी गुड। व्हाट इज ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन? ए की पावर एम प्लस एन, ये सब पढ़ रखा है आपने। थर्ड, व्हाट इज ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन? ए की पावर एम माइनस एन। व्हाट इज ए की पावर एम होल की पावर एन? ए की पावर एम एन, ए की पावर एम एन ना। व्हाट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी? व्हाट इज ए की पावर 1 बाय एन, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। जैसे ए की पावर 1 बाय 2 क्या होगा? रूट ऑफ ए। ए की पावर 1 बाय 3 क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए। पढ़ रखा है आपने। सिक्स्थ, व्हाट इज ए की पावर n इंटू बी की पावर n? ए बी पावर n। याद है ना, ए और बी हैव टू बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव रियल नंबर से अपने को परेशानी नहीं होगी ना। अगर मैं तुमसे कहूं सेवेंथ, व्हाट इज ए की पावर m बाय n? तो ए की पावर n nth रूट ऑफ ए की पावर m, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं ए की पावर m की पावर 1 बाय n ना। तो ये 7 प्रॉपर्टीज लिख लो। एटलीस्ट दीज प्रॉपर्टीज यू शुड बी अवेयर व्हेन यू आर स्टडीइंग एक्सपोनेंशियल्स। एक्सपोनेंशियल की ये 7 प्रॉपर्टीज आपको मिनिमलिस्टिकली आनी चाहिए, और इसका यूज अपन ने लॉग्स में करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये चीज कि ए की पावर 0 1 क्यों होता है, वाई? क्योंकि ए की पावर 0 को अपन कुछ भी लिख सकते हैं, से 100 माइनस 100 लिख सकते हैं। अब ए की पावर 100 माइनस 100, ए की पावर 100 अपॉन ए की पावर 100 होगा। और कोई चीज अगर फाइनाइट है और नीचे भी सेम फाइनाइट हो, सेम फाइनाइट, फाइनाइट अपॉन फाइनाइट, तो कट के आंसर क्या आता है? 1। तो ये दोनों कैंसिल होंगे और आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। इसलिए कहना बहुत जरूरी है कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कहना बहुत जरूरी है। ये बेस की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी जो इन जनरल लिखी नहीं रहती, बहुत जरूरी है, तो लिख लिया। चलो ये वाला मिटा देता हूँ। बेटा अगर मैं तुमसे कहूँ ए की पावर m की पावर n, तो याद रखना इसका मतलब होता है a m की पावर n, ऐसा ब्रैकेट होता है। और ये इसके बराबर नहीं होता। आप बोलोगे सर ये क्या मतलब? ये इसके बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर आपने ये लिख दिया, भाई किसी की को तो पहले पावर चढ़ाओगे ना। अगर आपने ये लिख दिया तो ये इफेक्टिवली तो क्या बन जाएगा? ए की पावर mn। याद रखना ये इसके बराबर नहीं होता, लिख लो ये। कभी ए की पावर m की पावर n आ जाए, लेट मी ट्राई टू टेक अ एग्जांपल, है ना, उससे अपने को ये चीज समझ में भी आ जाएगी। ये मिटा दूं, ये वाली प्रॉपर्टीज लिख लिए सातों। क्या आता है? अगर 2 उंगलियां लग जाती हैं थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर जाता है। जैसे मान लेते हैं इस
प्रॉपर्टी ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अगर आपसे पूछूं कभी बिना ब्रैकेट लगाए मैं ये लिख दूं, देखो अगर क्वेश्चन ब्रैकेट लगा दे तो कोई बात ही नहीं है, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसको पहले करूं, कि भाई 2 की पावर 3 पहले करूं कि 3 की पावर पहले इसको सॉल्व करूं कि 3 की पावर, तो याद रखना ये चीज किसके बराबर होता है, 2 की पावर 3 की पावर 2, ब्रैकेट यहां होना चाहिए ना कि यहां। तो आपको ऐसा लगेगा ऐसा दोनों चीजें सेम है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया 2 की पावर 9, यू नो व्हाट इज 2 की पावर 9, बोला था मैंने याद करने को, 512 कितना होता है 5 1, अगर आपने ये कर लिया होता तो ये क्या होता 2 की पावर 6, जो कि ऑब्वियसली गलत है, और 2 की पावर 6 कितना होता 64। तो याद रखना अगर कभी आपके पास a की पावर m की पावर n हो और क्वेश्चन बनाने वाले ने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो इसका मतलब होता है a की पावर m की पावर n, ब्रैकेट ऐसे लगे रहते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है, तो ये डिफॉल्ट सेटिंग यही होती है इसकी। तो मैं लिख लो इस एग्जांपल को, सो दैट जब अपने नोट्स को आप देखोगे तो आपको आगे चलकर ये चीज आनी चाहिए। खत्म, एक्सपोनेंशियल खत्म। करें बेटा, तो लेट अस डू, बस वापस से फिलर टॉपिक है, तो कुछ टॉपिक तो फुल फ्लेजेड है और कुछ टॉपिक तो फिलर है। जैसे मेरे को एक फिलर टॉपिक करवाना है HCF एंड एलसीएम, आप बोलोगे HCF एलसीएम में क्या सिखा दोगे, तो जब मैं HCF एलसीएम सिखाऊंगा तो आप बोलोगे अरे सर ये तो हमने सीखा ही नहीं, इस तरह से चीज़ों को तो देखा ही नहीं हमने कभी। चलो एनीवेज, नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, तो ये तुम्हारे मॉड्यूल से एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, ये है ब्रैकेट की पावर 4 है, ये है क्यूब रूट ऑफ 6th रूट ऑफ a की पावर 9, 9 है ये 9 प्लस नहीं इनटू इनटू वापस से 4th रूट है, 6th रूट, इसमें 6th रूट बाहर है, 3rd रूट ऑफ a की पावर, है ना, तो इजी है। बताओ a की पावर 9, उसकी पावर कितनी है 6, उस पूरे की पावर क्या है 1/3, और उस पूरे की पावर क्या है 4। इसी तरीके से यहाँ पर जो a है उसकी पावर 9 है, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, और उस पूरे की पावर क्या है 1/6, और उस पूरे की पावर क्या है 4। और यहाँ से 9/6 कितना होगा 3/2, इस पूरे की पावर क्या है 1/3, इस पूरे की पावर क्या है 4, और ये क्या है a की पावर, ये 9/2 3 हो जाएगा, की पावर 1/6, उस पूरे की पावर क्या है 4। फ्रॉम हियर दिस इज a की पावर 3/2 इंटू 1/3, 3/2 इंटू 1/3, उस पूरे की पावर क्या है 4, और ये क्या बन जाएगा a की पावर 3 इंटू 1/6, उस पूरे की पावर क्या है 4, यहाँ से 3 3 कट जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा 4/2, और आएगा a की पावर, ये कटेगा 2 आएगा तो आएगा 4/2, तो आएगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, आंसर होगा a की। तो ये तो जगलरी है, एक्सपोनेंशियल्स की जगलरी है। इसमें याद रखना, वैसे तो किताबों में लिखा होता है कि बेस, एक्सपोनेंशियल का जो बेस होता है a, दैट शुड बी नॉन जीरो। तो अपन नॉन जीरो के लिए नहीं करते, अपन तो रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए करते हैं। नेगेटिव के लिए क्या होगा, आगे जाकर आप अटक जाओगे कुछ जगह पे जब बेस नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे कुछ जगहों पे तो आप बोलोगे सर बेस नेगेटिव तो हो सकता है, व्हाट इज -2 का स्क्वायर 4, पर -2 का अंडर रूट वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी जितनी प्रॉपर्टीज लगाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर चालू हो जाएगा। हम जितनी भी प्रॉपर्टीज लगाते हैं उनमें बेस को जनरली क्या रखते हैं पॉजिटिव, वी कीप बेस एज पॉजिटिव, हम बेस को पॉजिटिव ही रखते हैं।
कर लेंगे ना अपने मॉड्यूल से। आप एक्सपोनेंशियल्स के जो क्वेश्चंस है ना वो आप अटेम्प्ट करना। एक दो मैं एक्सपोनेंशियल्स की इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस देख लेता हूँ। ठीक है, डन उसको। चलो अगला, कितनी आइडेंटिटीज होगी थी? नहीं, इसकी एक्सपोनेंशियल की 7, तो 8वें नंबर पर डालें। अब ठीक है, 8वें नंबर पे अगर x की पावर a इज इक्वल, नहीं सॉरी x वेरिएबल हो जाएगा, अगर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, बेस सेम है, इंप्लाइज पावर सेम। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम ही होनी चाहिए। 9th, अब जो 9th है ना उसका जवाब अभी पूरी तरह तो नहीं दे पाऊंगा, वो धीरे धीरे अपन करेंगे, क्योंकि अभी अगर वो पढ़ने लग जाएंगे तो फिर वो बेसिक मैथ्स की क्लास नहीं रह जाएगी। अभी आप लिखना, अगर a की पावर x इज ग्रेटर देन a की पावर y, इंप्लाइज दो चीजें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन a। अगर a 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। जैसे अगर तुमसे कोई एग्जांपल पूछे तो क्या बोलोगे? जैसे मान लो, बताओ इधर बेटा एग्जांपल, अगर 2 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर y, इंप्लाइज x भी y से बड़ा ही है। पर अगर बेस 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी में रिवर्सल आ जाता है। इनइक्वालिटी में रिवर्सल आ जाता है। जैसे तुमसे कोई कहे 0.5 की पावर x इज ग्रेटर देन 0.5 की पावर y, तो क्या लिखो? एक्सेस। अब इसका रीजन क्या है वो तो हम ग्राफ्स में सीखेंगे, जब हम ग्राफ्स पढ़ाऊंगा, हम बेसिक ग्राफ्स, तब हम सीखेंगे उसको। पर अभी याद रखना, बताओ कैसे याद रहेगा? अगर इनइक्वालिटी आ जाए इसकी एक्सपोनेंशियल्स की, तो बेस को ऑब्जर्व करना। अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया उसमें बेस क्या था? 2 था ना। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, 0.5 वाले एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये लिख लो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे रिवर्सल हो गया, मैं भी आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इतना रॉकेट साइंस नहीं है। उसका जो रियल तरीका है समझाने को, ग्राफ्स के थ्रू है, और ग्राफ्स अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं। तो ग्राफ के थ्रू पढ़ाऊंगा ना, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। देखना, अरे यार ये बार बार देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ 0.5, क्या तुमको याद है 0.5 का मतलब 1/2 होता है? उसी एग्जाम्पल को, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए 0.5 का मतलब 1/2। मतलब 1 की कोई भी पावर चढ़ाओगे तो वो तो 1 ही होगी, तो इफेक्टिवली बन गया 1/2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर y। तो आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, कितनी भी कोशिश कर लो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? सर आपने तो मना किया था इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, पर अपने मालूम है दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं? पॉजिटिव ही है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर y इज ग्रेटर देन 2 की पावर x आ जाएगा। अब बताओ y सेम चीज आई ना, y x से बड़ा है। तो याद रखना, अगर बेस क्या हो, अगर बेस 1 से बड़ा है तब तो बेस अगर सेम है, अगर बेस 1 से बड़ा हो तो जो इनइक्वालिटी एक्सपोनेंशियल में लगी वही इनइक्वालिटी पावर में लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 10th। 10th कहता है, अगर मान लेते हैं x की पावर n इज इक्वल टू y की पावर n, अगर x की पावर n y की पावर n के बराबर है तो दो चीजें हो सकती है। इफ n इज इवन, अच्छा n एक इंटीजर है, अगर n इवन होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, x की वैल्यू किसके बराबर होती है? प्लस माइनस वाई। पर अगर n इज ऑड, x इज इक्वल टू वाई ओनली। सर एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुमसे कहूं x² इज इक्वल टू 4,
तुम लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। बताओ इन दोनों की पावर सेम है ना, 2 2, और 2 कौन से है, क्या है, कैसा है, इवन। तो बताओ क्या लिखते हो, एक्स इक्वल टू, क्या लिखते हो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। पर वहीं अगर मैं तुमसे कहता एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, और भाई हम रियल नंबर्स का डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो और ज्यादा हो जाएगा, तो लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो यहाँ पावर इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एक्स, एक ही रियल आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू। लिखते हो फटाफट लिखो, क्वेश्चन करें। तो ये 10 प्रॉपर्टीज अपने को याद रहनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल की थ्योरी खत्म, अब 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक्सपोनेंशियल खत्म। देखो सारे टॉपिक बेसिक मैथ्स में ऐसे नहीं पूरा लेक्चर लेंगे, तो क्या आधे आधे घंटे के, 15 20 मिनट, लेकिन रिविजन ऑफ ऑल दोस टॉपिक जो आपने 9 10 में पढ़े, किसी कारणवश नहीं आते हैं। जैसे आपने ये वाली एक्सपोनेंशियल पढ़ा तो हो गई, और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ आपको क्लिक भी कर रहा है कि हाँ सर सही बोल रहे हो आप, है ना। जैसे बताओ अगर मैं बोलूँ एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +2 और -2। और वहीं अगर मैं यहाँ 41 लिख दूँ तो एक ही एक्स की वैल्यू आएगी, दैट इज 2। लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर, क्वेश्चन है 25√5 की पावर एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर एक्स प्लस, क्यूब रूट की 5 पावर। क्या सॉल्व करेंगे बेटा, पहले तो सारे बेसिस को सेम बनाएंगे। बेटा 5 क्या होता है, 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर इंटू रूट 5 क्या होता है, 5 की पावर हाफ पूरी पावर एक्स, ठीक है, 5 की पावर 1/3 की पावर एक्स। बताओ सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये आएगा 5 की पावर, प्रॉपर्टी लगाओ, 5 की पावर 2 प्लस हाफ, व्हाट इज 2 प्लस हाफ, 5/2 है ना, पावर ऐड हो जाएगी ना 2 प्लस हाफ। अरे बेटा 5 की पावर 2 तो 5 की पावर हाफ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ कितना होगा, 5/2। फ्रॉम हियर दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 की पावर x प्लस 1 इंटू 1/3। फ्रॉम हियर फाइनली अपने पास क्या आएगा, 5 की पावर 5/2x टू 5 की पावर x प्लस 1/3। बताओ ये जो इनइक्वालिटी है इसके दोनों तरफ बेस तो सेम ही है ना, तो दोनों बेस कितने हैं, 5। अभी मैंने बताया था अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m इज इक्वल टू n, का मतलब 5/2x शुड बी इक्वल टू क्या, x प्लस 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर करोगे तो 15x आएगा, और 2 को करोगे तो 2x प्लस 2 आएगा। हटाया सर में, फ्रॉम इस 2x उधर तो क्या आएगा, 13x इक्वल टू, तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, 2 x की वैल्यू कितनी आई, 2/13। देख लें फटाफट। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ इनफाइनाइट पैटर्न्स का, इनफाइनाइट पैटर्न्स का। बेटा पर बताना, अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स, ये नारा दिया ना मैंने आज तक, अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव वैल्यू। अंडर रूट अगर पहले से मौजूद है तो उसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता। अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव।
चला आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हाईलाइट कर लेना अगेन, लिखना है क्वेश्चन ऑफ इनफाइनाइट पैटर्न। क्वेश्चन है इवैल्यूएट, कोई भी एक नंबर लेता हूँ, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 टिल इन्फिनिटी, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या बेटा कभी इस तरह का क्वेश्चन देखा तो है, और आगे चलकर ऐसा दिखने वाला क्वेश्चन ना हमें डिफरेंशिएशन में भी आएगा। जब 12th में आते हो तो डिफरेंशिएशन चैप्टर में जाती है। तो सिंप्लीफाई करना है पहले, तो इवैल्यूएट मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ इसको लेट, मान लेता हूँ इसकी वैल्यू x है। व्हाट इज x? √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये एक पैटर्न कब तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक। अब बताओ मुझे x निकालना है एक तरीके से, मुझे क्या निकालना है? x निकालना है एक तरीके से। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक नारा लगाना है, बेटा सागर में से एक बूंद हटा दोगे तो सागर को फर्क पड़ेगा क्या? आपने अरेबियन सी में से एक बूंद निकाल ली, क्या अरेबियन सी का नाम चेंज होकर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा क्या? नहीं, अरेबियन सी तो अरेबियन सी ही होगा। बताओ x कौन है? √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन टिल कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब एक काम करो, इस पार्ट को अलग कर दो, इसको भूल जाओ, थोड़ी देख लो। तो बचा हुआ पार्ट क्या है बोलो, पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है? रूट ऑफ, बता x क्या है पहले तो बोलो, x क्या है? √6 प्लस पूरे का रूट है, √6 प्लस √6। अब अपन ने क्या किया, सागर में से, ये पूरा सागर था ये, उसमें से एक पैटर्न हटा दिया, तो यहां से वापस पढ़ना चालू करो। क्या है ये? √6, तो ये तो सेम ही चीज वापस से बोल रहे हो ना, इसका मतलब ये वापस से पूरा क्या है? x ही है। तो इक्वेशन बन गई x इक्वल टू √6 प्लस। समझ में आया? तुमने सागर में से, ये कौन है, ये पूरी चीज किसके बराबर है? x। मतलब x है क्या? √6 प्लस √6 प्लस √6 होल √6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब आपने इस पूरे पैटर्न में से एक पैटर्न, एक बूंद हटा दी, तो बचा हुआ पार्ट क्या है? √6 प्लस √6। सर सेम ही चीज तो बोल रहे हो, मतलब ये वापस से क्या बचेगा? सिर्फ x ही बचेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा? x² इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, यहाँ से x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको क्या करोगे? क्वाड्रेटिक है, तो क्या करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो क्या आएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देखो, x इंटू x² प्लस 2x माइनस 3 माइनस 6, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, -2 और 3। सुनना मैं जो कहने वाला हूं, हमने बीच रास्ते में स्क्वायरिंग कर डाली है। बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग करने से रूट गेन होता है, बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग करने से रूट गेन होता है, रूट बढ़ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर रूट गेन क्या होता है? एक मिनट छोटा सुनना, x इज इक्वल टू 2, एक्स की एक ही वैल्यू है, आपने बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग कर दी, तो आएगा x² इज इक्वल टू 4, तो यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, +2 एंड, तो अगर बिना सोचे समझे आप स्क्वायरिंग करते हो, पावर बढ़ाते हो, तो सोल्यूशन बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपने डिग्री चेंज कर दी, पहले लीनियर था, अब क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक, इसको बोलते हैं रूट गेन। तो बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग करने से रूट गेन होता है, और बिना सोचे समझे पावर घटाने से रूट लॉस होता है। क्या होता है? तो हमने क्या किया था, इस रास्ते में, इस क्वेश्चन के रास्ते में बीच में स्क्वायरिंग कर दी थी, तो दो आंसर आ गए, जबकि आंसर तो एक ही आना है। तो सोच के बताओ, अंडर रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, इसलिए इसका आंसर -2 नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि x जो है वो रूट ऑफ समथिंग है, एंड रूट ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो इसको निग्लेक्ट करेंगे, को निग्लेक्ट करेंगे, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज हाउ मच? आंसर 3। क्लियर है? लिख लें, एक मैंने इनफाइनाइट पैटर्न वाला क्वेश्चन करवा दिया आपको। देखो बेटा, अगर हमारे पास समय की कमी नहीं होती और अपने को कोर्स अपना 11th-12th का शुरू ना करना होता, तो फाउंडेशन के ऊपर ही अपन कई सारे टॉपिक्स ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं जो आज अपन अभी फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं वो अपन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसकी जिक्र दोबारा हमारे को अलग अलग जगहों पे 11th-12th के जेईई के सिलेबस में होगी, पर हमको अभी से हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि अपने नोट्स में ये चीज लिखी हो कि सर ने इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा बताओ। इसी तरह से अगर यहाँ पे 5 होता, 5 प्लस √5 प्लस √5 ऐसा पैटर्न होता तो आप कर ही लेते सेम। अगला टॉपिक मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल्स हो गया, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम का, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। और लिख लिया, ऐसे लिखता है तो नोट्स पर अच्छे बनाए कर। तो बेटा हम नोट्स आज के लिए नहीं बना रहे ना, कल के लिए बना रहे हैं। क्लास में मौजूद होना, तो बच्चे बोलते सर क्लास में हम लोग अटेंटिव हैं, उसका बेस्ट तरीका क्या? बेटा अच्छे नोट्स बनाओ पहले तो, क्योंकि ये जो नोट्स आज के लिए बना रहे हो तो 10 दिन बाद के लिए बना रहे हो, 1 महीने बाद के लिए बना रहे हो, जेई के पहले जब अपन रिवीजन करेंगे तो उसके लिए बना रहे हो। अब उस समय अपन ने ऐसे रैंडमली रफ वर्क लिखा होगा तो फिर कैसे रिवाइज कर पाओगे सारी। चलो अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर स्लैश फैक्टर थ्योरम, है ना। इन थ्योरम्स को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा आपसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये कई बार ओमिट हो जाता है ना, वो करवा के दिखाता हूँ। हेडिंग डाल दी, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये लिख लो। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होती है, उसका यूज कैसे डालते हैं, ये बेसिकली लिंक्ड है किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ। द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? द डिविडेंड, हाँ ओमिट मान ही रहा हूँ, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ओमिट करवा दिया था। अब इसकी जरूरत अपने को कहाँ पड़ती है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पड़ेगी। ऐसा थोड़ा ना कि अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन ये सब आएंगी नहीं अभी सॉल्व करने के लिए, सब आएंगे अपने को। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या होती है वो समझते हैं, उससे पहले एक लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। लिखें क्वेश्चन, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बाय x प्लस 1। x प्लस 1 की वजह मैं एक काम करता हूँ और थोड़ा मुश्किल कर प्लस 2 कर। बोलो क्या ये डिवीजन हो सकता है? सर हम लोगों ने नंबर्स का डिवीजन तो किया हुआ है, ये तो आप पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर रहे हो। बेटा पॉलिनोमियल्स का डिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड करना उसकी डिग्री 3 है और जिससे डिवाइड करे उसकी डिग्री 1 है। तो अभी हम जो मेथड करने वाले हैं जो कि जनरली ओमिट हो जाता है, उसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, तो देखना, और ये है x प्लस 2। बेटा गौरव बताना इसमें डिविडेंड कौन है? डिविडेंड नहीं, डिविडेंड है एक्स क्यूब, ये वाला, इसको डिविडेंड कहते हैं। और जिससे डिवाइड करें उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये डिवाइजर है। तो पॉलिनोमियल के डिवीजन में याद रखना, हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिख देते हैं। अब देखो डिवाइड कैसे होता है। बेटा x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एक्स क्यूब आएगा स्क्वायर से। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो मैं डिवीजन करने का तरीका बता, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एक्स क्यूब है। x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देना है। अब इस पूरी चीज को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में नीचे वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर दो, जैसे करते हैं अपन, इससे ये कट जाएगा। मतलब व्हाट इज 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर? 4x स्क्वायर प्लस 11x। तो बता x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4x स्क्वायर आ जाए। बता सुन तो ले, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4x स्क्वायर है। नहीं, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4x स्क्वायर है, 4x से। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को 4x से मल्टीप्लाई कर, x इंटू 4x 4x स्क्वायर 2 इंटू 4x 8x। माइनस कैसे आएगा? अभी तो प्लस ही आएगा। अब माइनस करना पड़ेगा, जल्दी बाजी में पड़ता है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये सब नहीं पढ़ा ना आपने, बेटा इसकी जरूरत है। मतलब 11x में से 8x माइनस होगा तो क्या आएगा? 3x प्लस 6। बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3x आएगा प्लस 3। यहाँ क्या आएगा? 3x प्लस 6। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। बेटा रिमाइंडर का 0 आना मतलब कि रिमाइंडर 0 आया, मतलब मेरा जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। वो जो डिवाइजर है मेरा वो डिविडेंड का क्या है? फैक्टर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। अब यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने बहुत सिंपल चीज कही थी कि जो मेरा डिविडेंड है
बताओ यहाँ पे डिविडेंड कौन था, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये डिविडेंड है मेरा, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू द कोशेंट प्लस द रिमाइंडर। रिमाइंडर तो जीरो आ गया, रिमाइंडर तो क्या आ गया, जीरो। तो यहां से देखना इससे फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगी, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना। इसका मतलब ये चीज किसके बराबर है, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब इस क्यूबिक का एक फैक्टर क्या है, x प्लस 2। वेवीज का मेथड में यूजफुल है। अब बताओ ये तो क्वांटिटी बन गई ना, और क्वांटिटी तो आपकी औकात क्या आ गई, इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे तो आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस। फाइनली इसके तीन फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1, x प्लस 2। देख लें व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब सिंपल है कि जब मैं उसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। तो बताओ इस क्यूबिक के कितने फैक्टर्स हैं, तीन। पहला फैक्टर क्या है, अगला, अगला। अगर मैं इस चीज को x प्लस 1 से भी डिवाइड करता तब भी रिमाइंडर क्या था, जीरो। अगर इस चीज को मैं x प्लस 3 से डिवाइड करता तब भी रिमाइंडर क्या था, जीरो। पर इस रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं आएगा, इसके लिए मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना पड़ा। और यही है आगे चलकर हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि तुझे पूरा इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे तू रिमाइंडर डायरेक्टली बता सकता है। वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो बस कंसेप्चुअल डिस्कशन है। और बताओ व्हाट इज द, अगर मैं यहाँ साइड में लिखूं तो अगर मैं डिविडेंड को कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ, डिवाइजर को स्मॉल डी से डिनोट करता हूँ, क्वोशंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से, तो डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू द क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू द क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये जो कंसेप्ट है इसी को यूक्लिड ने कहा था, इसलिए अपन इसको कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये नंबर्स के लिए तो लगता ही है, साथ साथ में पॉलिनोमियल्स के लिए भी लगता है। दिस इज वैलिड फॉर पॉलिनोमियल्स आल्सो। क्या अगला, चलो मैं अगला क्यूबिक देखता हूँ। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था, वेवीज का मेथड के दौरान भी बताया था, अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के दौरान शायद बताया था मैंने। बेटा ये जो मैंने क्यूबिक लिखा है ना बोर्ड पे, ये जेई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्यूबिक्स है। मतलब हम लोग कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं कौन चीज इंपॉर्टेंट है, कौन चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा रूल है। जेई ने अगर पूछा है तो वो इंपॉर्टेंट है, अगर जेई ने उसको कम पूछा है तो वो कंसेप्ट कम इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे रैंडमली नहीं, सब आपको टॉपिक आज से 10 साल पहले जैसे पढ़ाया जाता था और आज जैसे पढ़ाया जाता है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 10 साल का बेटा, जब से जेई मेंस भी चालू हुआ है तब से भी देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हर साल चेंज हो रहा है, इनफैक्ट इतना डायनेमिक है। क्योंकि जेई क्या करता है बेटा, जनवरी शिफ्ट में कितने पेपर होते हैं, 10। अप्रैल शिफ्ट में कितने पेपर्स हैं जेई मेंस के, 10। तो पूरे साल भर में कितने पेपर्स होते हैं, 20। 20 पेपर्स में हमारे पास हर पेपर में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। व्हाट इज 20 इंटू 25, 20 इंटू 25 500, 20 इंटू 25 50। 500 क्वेश्चन हर साल जेई अपनी तरफ से पुश कर रहा है मार्केट में, बोल रहा है भाई मैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब क्या होता है उसमें कुछ चीजें तो ऑलरेडी पिछले सालों के कंसेप्ट पे बेस्ड होती हैं, और कुछ नया चीज पूछ लेता है तो हमें हर साल इंप्रोवाइज करना पड़ता है। वो चीज अपने नोट्स में, अपने लर्निंग के अंदर आनी चाहिए। आज से 5-6 साल पहले बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था कि हमको ये सारी बेसिक चीजें पढ़नी होती थी, पर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। क्योंकि वो क्या करता है, ढूंढ ढूंढ के ऐसे कंसेप्ट पूछता है कि आपको भाई वो फाउंडेशन वाले स्टेप्स आते हैं कि नहीं आते। अब जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं ये चीज करने को बोलूं, चलो करो डिवाइड, बेटा पहले हैशटैग लिखना, जेई का फेवरेट क्यूबिक है ये, मैं बोलना भूल गया था। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये जेई का फेवरेट क्यूबिक है एक तरह से। बताओ अभी हमने इसको फैक्टराइज किया था, बताओ इसके कितने फैक्टर्स आए थे, 3। पहला क्या था x प्लस 1, अगला क्या था x प्लस 2, अगला क्या था x प्लस 3। कैसे याद करना है बेटा, कोफिशिएंट्स क्या है इसके, 1 6 11 6। 1 6 11 6 आए तो ये फैक्टराइजेशन याद रखना क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू
x प्लस 3, ठीक है, याद रखेंगे। चलो तो अपन करते हैं अगला डिवाइड। अभी लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड का, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी ऑब्सोल्यूट कर देंगे। मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा, बड़ी मस्ती चीज होगी। पर पहले रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे उसके अंदर। बोलो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को डिवाइड करो किससे, x माइनस 3 से करो। किसे डिवाइड करो, x माइनस 3 से। बताओ आपको बिना डिवाइड किए तो अभी पता नहीं चल पा रहा ना कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम इसी चीज के ऊपर है। बेटा बिना डिवाइड किए बता दो रिमाइंडर क्या आएगा, बिना डिवाइड करो। हाँ वो जो है वो तो तूने रिमाइंडर थ्योरम बता दिया, वो तो तूने रिमाइंडर थ्योरम बता दिया, और अंदर से फीलिंग आ गई ना कि हम x की वैल्यू 3 डाल के भी रिमाइंडर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कैसे, तो अपन इसको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। तो यहाँ के लिखा मैंने डिविडेंड, डिविडेंड कौन है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 3 से। तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, x क्यूब आएगा। बेटा क्या है, कोई चीज अगर आप पहली बार पढ़ते हो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वही चीज दूसरी बार देख लो तो समझ में आ जाती है, और तीसरी बार तो आपको लगता है बस रहने दो सर हम कर लेंगे खुद ही। लर्निंग का यही स्टेप है, रूल ऑफ 3 कहते हैं इसको। कोई चीज 3 बार देख लो आप तो अपने आप समझ में आने लग जाता है। और हमें कोशिश यही करनी है कि हम हर कंसेप्ट को कम से कम 3 बार देख लें अपने डिस्कशन में। तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना तो ये माइनस आएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। फिर x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 3x से माइनस 3x, तो क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस प्लस, व्हाट इज 3 इंटू 3x 9x। फिर ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस आएगा, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो जो नेगेटिव वो प्लस बन गया, जो प्लस है वो नेगेटिव बन गया, ये से कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज 11x माइनस 9x 2x माइनस 6। मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2x आएगा प्लस 2, ये आएगा 2x माइनस 6 ही आ गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। का मतलब क्या है कि x माइनस 3 जो है वो हमारे इसका क्या है, फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा द डिविडेंड x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर plus 11x minus 6 can be written as the divisor x minus 3 into the quotient x square minus 3x plus 2 plus the remainder. Remainder came out to be 0. Remainder came out to be 0. इसका मतलब ये जो मेरा पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर तो मैंने निकाल ही लिया, तो इसका एक फैक्टर क्या आया x माइनस 3, और दूसरे दो फैक्टर इससे आएंगे। क्या आपको लग रहा है ये चीज तो इजिली फैक्टराइजेबल है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, स्प्लिट इन द मिड टर्म ये आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस। तो जेई के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इसके भी कोफिशिएंट्स क्या है, 1 माइनस एक्स, 1 जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसका फैक्टरेशन रटा होना चाहिए x माइनस 1 तो x माइनस 2। तो बताओ पहला वाला क्या था जो मैंने तुम्हें जेई के लिए रटने के लिए बोला था, जब कोफिशिएंट क्या थे 1 6 11 6, इसमें 1 6 11 6 है, बस ऑल्टरनेट प्लस और माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस लगे। क्लियर है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये जो हमने रिमाइंडर निकाला ना 0, क्या ये हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के निकाल सकते हैं क्या, हाँ। तो अगर बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के निकाल लो तो क्या बात है, तो सिंपल सा बात है। कितने लोगों को लगता है कि रिमाइंडर निकालने के लिए एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि x की जगह 3 डाल देते हैं, क्या डालते हैं x की जगह 3, तो रिमाइंडर थ्योरम लिखते हैं। डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब क्या होता है ना, कई बार स्कूलों में जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया जाता है ना तो उसे एक स्टेटमेंट के रूप में पढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कई सारी चीजें ओमिट हो जाती है ना, कई सारी चीजें ओमिट हो जाती हैं। तो हम रिमाइंडर थ्योरम को एकदम कंसेप्चुअली देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। बताओ देखना, अरे बेटा लिख जल्दी लिख।
बेटा पहला मॉड्यूल एकदम शिद्दत से खत्म कर देना, उसके बाद अपन 11 का पहला चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस। हटाओ इसको। ये इन बेसिक चीजों को पढ़ने से क्या होगा, आपको रियलाइज होगा कि जो कोर्स फ्लो है ना वो बहुत तेज भागेगा। नहीं तो क्या होगा, कहीं कोई क्वेश्चन अच्छा सा आ गया, फिर बोलूँगा चलो लिखो बेटा ऐसा होता है। तो ये चीज पहले से आपको पता होगी कि बेटा रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलो तो बताओ, अभी हमने एक पॉलिनोमियल था, उसको डिवाइड किया सपोज कुछ इस तरह के लीनियर पॉलिनोमियल्स। वो लीनियर पॉलिनोमियल मान लो है x माइनस ए, कुछ क्वोशंट आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, कुछ रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं कि द डिविडेंड विच इज px इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू द क्वोशंट प्लस द रिमाइंडर। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, सीधा r चाहिए, तो x का a डाल दो। तो x का a डालूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा pa और ये हो जाएगा 0 और r आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर जो है वो इनडायरेक्टली किसके बराबर है, pa के। तो इसलिए हम कह सकते हैं व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम ने इसी चीज को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, वो कहता है सिंपल सा, इफ अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। बेटा x माइनस ए का जीरो क्या है, a, जीरो पता है ना, जहां पे वो फैक्टर है तो इसका जीरो a है। इफ px इज डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। रिमाइंडर किसके बराबर है, pa के, लिख लें। देन रिमाइंडर इज इक्वल टू pa। और इसी के बाद आता है फैक्टर थ्योरम, जो कि इसका एक्सटेंशन ही है बस। इफ pa इज इक्वल टू 0, देखो अगर pa 0 है तो pa 0 का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब मेरा जो डिविडेंड है, जो मेरा डिवाइजर है, वो मेरे डिविडेंड का क्या है, फैक्टर। इंप्लाइज x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। क्या आपको रियलाइज हो रहा है एक ही चीज लिखी हुई है डिफरेंट वे में। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दो अलग अलग चीज नहीं है, मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है सर, इसका व्हाट इज, इसका मतलब मेन फायदा क्या है इसका। इसका मेन फायदा देखते हैं क्या है, हटाओ इसको, ठीक है ना। अब बताओ, क्वालिटिक को फैक्टराइज करने को कोई बोलता है तो आप कर लेते हो ना बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, पर क्यूबिक आपके औकात से बाहर चला जाता है। क्यूबिक जो है उसमें तो आप परेशान होते हो, क्योंकि उसमें तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर सकते। अब देखना बेटा, बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका ऐसा है कि फैक्टराइजेशन को एकदम स्मूथली कर दोगे आप। मतलब आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो एग्जैक्टली वो चीज़ है जो आपको सीखनी है, जो आपको 11th एंड 12th में अप्लाई करना है। जो बताओ इसको, चले आगे बढ़े। चलो बताओ, सिंपल से बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ फैक्टराइज, फैक्टराइज अभी भूल जाना कि मैंने आपको बता रखा है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। आप बोलोगे सर वही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हो। मैं एग्जाम्पल वो बार बार ले रहा हूँ, बेटा जेई बार बार पूछता है। बताओ ये पॉलिनोमियल अपने पास, अब तुमसे क्या बोला मैंने, इसको क्या करूँ, फैक्टराइज। बताओ इसकी डिग्री कितनी है, तो फैक्टराइज होकर कितने फैक्टर्स आने की उम्मीद है, मैक्सिमम इसके 3 फैक्टर्स आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम है कि अगर ये क्वालिटिक होता तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया था, पर ये क्वालिटिक नहीं है, क्या ये क्यूबिक, इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगा सकता हूँ। तो इसका एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो चलो कुछ ऐसा इनपुट डालो जिससे आउटपुट 0 आ जाए। तो बताओ P ऑफ 1 डालते हैं, पहले P ऑफ 0 बताओ क्या आएगा, P ऑफ 0 0 0 0 कितना आया, -6।
मतलब 0 इसका 0 नहीं है। फिर P ऑफ 1 डालो, P ऑफ 1 डाला तो क्या आएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 क्या आएगा 12 माइनस 12 क्या आ गया 0, मतलब 1 इसका 0 है। अभी पिछली बार मैंने लिखवाया था अगर P ऑफ A 0 है मतलब x माइनस ए Px का क्या है फैक्टर, वो तो अपन ने P ऑफ 1 0 आ गया, इंप्लाई इसका A फैक्टर क्या है x माइनस 1, और बचा हुआ पार्ट क्या होगा क्वाड्रेटिक। बेटा बताओ कैसे पता चला है बचा हुआ पार्ट क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि ये क्यूबिक है, क्यूबिक के 3 फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर हटा दिया आपने, एक फैक्टर आपने हिट एंड ट्रायल करके निकाल दिया, तो बचा हुआ क्या होगा क्वाड्रेटिक। सर ऐसे तो हिट एंड ट्रायल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं जनरली बोलता हूं कि आपको हिट एंड ट्रायल में HNT में एक बार x को 0 डाल देना, नहीं काम बना तो 1 डाल देना, नहीं काम बना तो 2 डाल देना, नहीं तो -1 नहीं तो -2, ज्यादा हाफ, ज्यादा और नहीं तो ऑप्शन से इंस्पिरेशन लेना होता है। अब इतनी बार करेंगे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी ये सारी चीजें, क्लियर है ना, धीरे धीरे आपको हिंट मिलने लगेगी, पर अभी शुरुआत में याद रखना पहले 0 डाल के देखेंगे, नहीं हुआ तो 1, नहीं तो 2, नहीं तो -1 नहीं तो -2 नहीं तो चलो 3 -3 नहीं तो हाफ, कुछ गिने चुने अपन को सिलेक्ट। अब ध्यान देखना मैं क्या बोलने वाला हूं, अब आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक क्या होगी, अब इस क्वाड्रेटिक को निकालने के लिए या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे, आप क्या करोगे इसको इससे क्या कर दोगे डिवाइड, और मैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाऊंगा आपको, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब आपको सीखना है ये चीज सीखनी है आपको, मतलब हमने जो पूरा प्रोसेस किया है ना अभी रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम का, वो इसीलिए कि आप किसी भी क्यूबिक को 4 डिग्री को बड़े आराम से क्या कर सको फैक्टराइज, इसके लिए कर रहे हैं ये सारी चीजें, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो बताओ कैसे फैक्टराइज करें, सुनना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूं, ये मिटा दूं ना, एक फैक्टर कितना आ गया क्यूबिक का, एक फैक्टर कितना आ गया x माइनस 1। अब ध्यान देखना क्या करने वाला हूं, बताओ क्यूबिक के कितने फैक्टर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 3, उनमें से एक फैक्टर क्या आ गया, तो आप क्या करना x माइनस 1 को मिनिमम मतलब 2 बार तो लिख लेना, कितनी बार लिख लेना ऐसे दूर दूर लिख लेना, x माइनस 1 बस सुन लेना फिर लिखना, x माइनस 1 को वैसे तो 3 बार लिखना, पर अभी शुरुआत में कितनी बार लिखना, चलो 3 बार लिख लो, x माइनस 1 को कितनी बार लिख लेना कम से कम, लिख लिया x माइनस 1 को कितनी बार लिख लिया, चलो बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आएगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की बजाय, लॉन्ग डिवीजन मेथड में अपन ऐसे नीचे आते हैं ना, इसमें u जाने वाले हैं, हॉरिजॉन्टली जाएंगे, वो तो x क्यूब, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आएगा, क्या लिख दो x स्क्वायर, व्हाट इज x स्क्वायर इनटू x, आ गया ना, ठीक आ गया, पर इस दौरान व्हाट इज x स्क्वायर इनटू -1, व्हाट माइनस x स्क्वायर, व्हाट इज x स्क्वायर इनटू -1, पर हमें चाहिए क्या -6x स्क्वायर, तो कितने x स्क्वायर और चाहिए 5, -5 और चाहिए, यहां लिख देना -5x। बेटा क्या ये स्टेप समझ में आया, देखो व्हाट इज x स्क्वायर इनटू x, x क्यूब टर्म आ गई, पर इस दौरान x स्क्वायर इनटू -1 कितना आया, पर हमें चाहिए क्या था, तो -5x और लाने के लिए -5x से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट इज यहां से आएगा -x स्क्वायर, यहां से आएगा -5x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर भी आ गया, पर इस दौरान व्हाट इज माइनस इंटू माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x, पर अपने को चाहिए क्या, तो कितनी कमी है, यहाँ पे लिख देंगे +6, देखो +6 भी आ गया, देखो यहाँ से आएगा +5x, यहाँ से आएगा +6x, और इस दौरान इत्तेफाक की बात नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर था, व्हाट इज 6 इंटू -1 -6 भी आ गया, मतलब ये भी आ गया, और क्या आ गया, इन तीनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, इन तीनों में से आप देख सकते हो x माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, बचा हुआ पार्ट क्या होगा स्क्वायर, समझ में आया, वो क्वाड्रेटिक जिसकी कमी थी वो आ चुका है, इसको अब आपकी औकात में आ गई है, कैसे करेंगे इसको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो जब फैक्टराइज करोगे तो आएगा x माइनस 1 तो ये था ही, तो बन जाएगा x माइनस 2 इंटू, समझ में आया, क्लियर है, क्या ये फैक्टराइजेशन की टेक्निक समझ में आई, ठीक है चलो देखते हैं, चलो इसी चीज को चलो अपन एक और क्वेश्चन में करके देखते हैं, और ये भी अगेन क्वेश्चन जो कि तुम्हें आता है, मान लो मैंने px दिया आपको x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, वो तो हिट एंड ट्रायल करके बताओ इसके जीरोस क्या होंगे, क्यूबिक है मतलब एक फैक्टर तो हिट एंड ट्रायल करके निकालना पड़ेगा, 1 नहीं आएगा, बट देख p1 कितना आ रहा है 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6, तो 24 आ रहा है ना, -1, p0 भी नहीं आ रहा,
तो P06 आ रहा है, तो P ऑफ -1 निकालेंगे। P ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का क्यूब -1 प्लस 6 -11 प्लस 6, ये 0 ही आ जाएगा। तो मतलब एक फैक्टर क्या आ गया, -1। लेफ्ट साइड लिख लिया क्या? बेटा पर आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया, इसका यूज कैसे फैक्टराइजेशन में कर रही है समझ में आ रहा है। अब मैं आपको बस ये चाहता हूं कि अपन ये जो पूरा प्रोसेस है ना, जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में तो अपन वर्टिकली डाउनवर्ड जाते हैं, सिंपल डिवीजन करते हैं, और आपको ये टेक्निक भी आनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर एक दो क्वेश्चन में कैसे आ जाएगी, अरे बेटा अभी तो शुरुआत है, आप पहला स्टेप ही नहीं रखोगे तो फिर आगे के टफ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे ना। बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत टफ है, हम कैसे इसको खुद सोच लेंगे। अरे बेटा खुद सोचने से पहले सामने वाला सोच रहा है, मैं समझूं तो। और मैंने आपको बताया ना लर्निंग के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है, सर आप कर रहे हो तो हमें समझ में आ रहा है, पहला स्टेप है, उस समय हम अच्छे नोट्स बना रहे हैं सर। दूसरा स्टेप क्या है, सर आपने क्वेश्चन लिखा, शुरुआत तो हमने कर दी पर हम एंडिंग नहीं कर पाए क्योंकि बीच स्टेप में कहीं अटक गए, ये लर्निंग का सेकंड स्टेप है। आपने क्वेश्चन लिखा, मुझे क्लिक कर गया कि क्या करना है, शुरुआत मैंने बहुत अच्छी कर ली। बच्चे क्या बोलते हैं, सर मैं ना शुरुआत तो बहुत अच्छी कर देता हूँ, सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ। अरे सिली मिस्टेक्स का क्या मतलब है, आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। आपका इनिशियल थॉट तो अच्छा है पर बीच में जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी तो आप कहीं ना कहीं अटक गए। और तीसरे स्टेप का मतलब है कि सर आपने क्वेश्चन लिखा ना, आप रहने दो, मैं क्वेश्चन कर लूंगा, शुरुआत भी सही कर लूंगा, मैं एंडिंग भी सही कर लूंगा। तो ये लर्निंग के 3 स्टेप्स होते हैं। और पहला स्टेप जब चल रहा है, जब मैं लिख रहा हूं और आप समझ रहे हो, तो आपको नोट जरूर बनाना है। मतलब अगर आप पढ़ाई आपका धर्म है ना, तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको क्लास में बैठ के अच्छे नोट्स, और ये नोट्स ना किताबों को रेप्लिकेट वो हटा नहीं सकते कि सर आप तो ना नोट्स, जैसे आजकल देखा होगा ना आपने, नोट्स का पीडीएफ भेज देते हैं। अरे नोट्स का पीडीएफ देना तो हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, पर हमें सोचेंगे नोट्स अपन हाथ से ना लिखें। आपके हैंड रिटन नोट्स, जो खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सबसे बेस्ट जरिया है आपको, जिससे एक तो लर्निंग भी मिले और आपको बाद में रिवीजन करने के लिए भी आपके पास एक रिसोर्स अवेलेबल हो। बेटा चलें आगे बढ़े। बेटा ये लेफ्ट साइड मिटा रहा हूं मैं, देखते हैं सबसे पहले बता नंबर की अपन ने P ऑफ -1 0 आया, इसका क्या मतलब है, इसका एक फैक्टर क्या होगा। वेरी गुड, x+1। अब बोलोगे सर x+1 क्यों, क्योंकि हमने लॉजिक दिया था अगर P ऑफ A 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है, तो P ऑफ -1 0 है, तो अगर एक जगह -1 डालोगे तो ये x ऑफ -1 x+1 बन जाएगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, सिंस P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 implies x of -1 is factor। इसका मतलब इसका एक फैक्टर कितना आया, x+1 इज फैक्टर। पर क्यूबिक के कितने फैक्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, 3, उसमें से एक फैक्टर क्या आया, x+1। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। ये जो px है ये पहले लिख दिया, ये क्या है, x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। बताओ इसका एक फैक्टर कितना है, x+1। आइडली x+1 की डिग्री 1 है, उसकी डिग्री 3 है, तो इसको कितनी बार लिख लेना, 3 बार लिख लेना। तीसरी बार कई बार ऐसा होता है तीसरा ब्रैकेट उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, पर अभी 3 बार लिख लिया। x+1 को कितनी बार लिख लिया, 3 बार, थोड़ा दूर दूरी बना के लिख लेना। ये तरीका जो है ना, ये आपको 11th-12th में अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो क्या 9th-10th के बच्चे लगाते हैं। बताओ मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए, तो ये आ गया x² इंटू x³ पर इस दौरान x² इंटू 1 कितना आया, x² इंटू 1 कितना आया, x², पर यहाँ है क्या, तो कितने ही कमी और है, तो यहाँ 5x² लाने के लिए 5x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये 6x²। पर इस दौरान 5x इंटू 1 आ गया, व्हाट इज 5x इंटू 1, 5x, पर चाहिए क्या, तो 6 और चाहिए प्लस 6, और इस इत्तेफाक की बात है 6 इंटू 1 6 आ ही जाएगा, और आना भी था क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ आएगा नहीं। तो इसमें से अपन ने क्या कॉमन निकाल लिया,
x प्लस 1, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और फिर ये हमारे औकात का क्वेश्चन बन गया क्योंकि ये तो हमारा क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये क्या आएगा x प्लस 2 इंटू, बेटा आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ गया, फैक्टर थ्योरम समझ में आ गया, लॉन्ग डिवीजन मेथड आ गया, पॉलिनोमियल्स पूरा खत्म कर दिया, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना आ गया, पैराबोला का ग्राफ बनाना आ गया, है ना। अपने को एटलीस्ट पॉलिनोमियल्स के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल की बेसिक नॉलेज समझ में। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और ये टॉपिक जो है इसको अभी अपन बेसिक्स करेंगे और फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। मैंने बोला था ना, ये रहा हमारे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गई, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हो गया, एक्सपोनेंशियल खत्म हो गया। अगली हेडिंग क्या है, मॉडुलस, और मॉडुलस के बाद अपन वापस से लॉग्स की तरफ बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लिखें अगला मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? अब आप में से ये मॉडुलस ना वैसे तो फुल फ्लेजेड तरीके से क्लास 12th में आता है, जब हम चैप्टर करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे, उसका बेसिक आइडिया अपने को शुरुआत से होना चाहिए कि मॉडुलस होता क्या है, व्हाट इज अ मॉडुलस। तो देखिए मॉडुलस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ एक्स, ऐसे दो डंडियां लगा देते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ, मॉडुलस ऑफ एक्स है, इसको पढ़ते कैसे, मॉड ऑफ एक्स। अब पहले इसको बस समझ लेते हैं, मॉड क्या करता है, चीजों की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, सर एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड। सर नहीं आया समझ में, ठीक है। मैं अगर तुमसे बोलूं मॉड ऑफ 2 कितना है, तो आंसर होगा 2, तो 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही है। और अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज मॉड ऑफ -2, तो 2 ही होगा, क्योंकि हम इसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ है। बेटा व्हाट इज मॉड ऑफ 3, 3, पर व्हाट इज मॉड ऑफ -3, 3 अगेन। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड। पर ये इसकी राइट डेफिनेशन नहीं है। अगर मैं एकदम लॉजिकली जाऊं तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि मॉडुलस और भी कई सारे चैप्टर्स में आता है, तो असली मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन। अब बताओ यहां पर जब मैं मॉड ऑफ -2 लिखता हूं तो तुम फट से क्या कह देते हो 2, पर असल में हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहाँ 0 है, तो -2 कहाँ आएगा, लेफ्ट में। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बोला है कि डिस्प्लेसमेंट बोला है, और तब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ इसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, तो हम इसलिए आंसर 2। अब आगे जाकर ये ज्योमेट्रिकल तरीका भी अपने को आना चाहिए, पर लेकिन अपने को मेनली क्या पता होना चाहिए, मॉड का काम क्या है, चीजों को पॉजिटिव बनाना। तो मॉड को डिनोट करने के लिए दो डंडियां लगानी है, वो दो डंडियां अंदर झांकेंगी, देखेंगे अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर उन्हें पॉजिटिव नजर आया तो बोलेंगे हमारा कोई काम नहीं है, हम हट जाती हैं, तो हट जाएंगी, तो मॉड ऑफ 2 क्या आएगा, 2। पर अगर उनको अंदर क्या नजर आया, नेगेटिव, तो बोलेंगे भैया हमें तो इस नेगेटिव को क्या बनाना है, पॉजिटिव। हाउ कैन वी मेक अ नेगेटिव पॉजिटिव, बाय रिमूविंग द नेगेटिव साइन। बहुत अच्छा जवाब दिया, बाय रिमूविंग द नेगेटिव साइन। अब वो रिमूव कैसे करेंगे वो देखेंगे अपन। तो ये यहाँ तक क्लियर है, फटाफट डेफिनेशन लिखो, ये लिख लो, ये चीज बड़ी जरूर लिखना। हाँ अभी शुरुआत में बेसिक मैथ्स में तो अपने को इस डेफिनेशन से भी काम चल जाएगा, बेसिक मैथ्स में तो हमारी पहली वाली डेफिनेशन से भी काम चल जाएगा। देख, तो मॉडुलस का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू है मैग्नीट्यूड, और मॉड का मतलब आइडली अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए, मतलब ये कहना तो बड़ा अजीब सा होगा, मॉडुलस का मतलब, मॉडुलस और भी कई सारे चैप्टर्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वेक्टर्स में मॉड ऑफ अ वेक्टर आता है, वेक्टर पढ़ा क्या अभी तक आपने, वेक्टर में भी मॉड ऑफ अ वेक्टर आता है। तो वेक्टर का मॉड का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड, और वो कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर है, पर आइडिया आता है ना, डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप का। पर याद रखना असली में मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ही होता है,
अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है 2, तो हम नंबर लाइन पे काम चला लेंगे। चलो नेक्स्ट, असल में मॉड करता क्या है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं कि सर आप तो डेफिनेशन तो हो गई सर, इसके फॉर्मूले पे जाओ, है ना, फॉर्मूला बनाओ सर आप तो, वो तो मॉड के अंदर क्या है, एक्स है। तो आइडली मॉड का काम क्या है, ये दो डंडियां अंदर झांकती हैं, और तो अंदर झांकने में उनको क्या नजर आ रहा है, एक्स। दो चीजें हो सकती, क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती, या तो अंदर जब झांका उन्होंने तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा इसको क्या पढ़ते हैं, ये तो मैथ्स में तो अपन कैसे पढ़ते हैं इसको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पर इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, x इज नॉन नेगेटिव। x इज, सोचो क्या चीज समझ में आई, x इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x कैसा है, पॉजिटिव। तो जब मॉड की डंडियां अंदर झांकती हैं और उनको अंदर वाली क्वांटिटी क्या नजर आई, पॉजिटिव, तो बोलती है हमारा कोई काम ही नहीं है, अंदर वाली क्वांटिटी तो पहले से क्या है, वो हट जाती है। सिंपल आंसर क्या आता है, x। जैसे अभी अभी हुआ था ना मॉड ऑफ 3, मॉड की डंडियों ने अंदर झांका, तो अंदर क्या नजर आया, बोले हमारा काम ही नहीं, हट गई। पर अगर अंदर झांकने पे उनको x लेस देन 0 नजर आया, व्हाट डू यू मीन x इज लेस देन 0, x इज नेगेटिव, तो जैसा अपने ऊपर ने बोला था कि सर ये नेगेटिव साइन हटाना है, देखो ना, बोल पर यहाँ पे डंडियों ने अंदर झांका, अंदर क्या नजर आया, -2। अब नेगेटिव को हटाना है, अब नेगेटिव को कैसे हटा सकते हो, या तो इरेजर लेके हटा दो, या तो मैं अभी स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं तो ऐसे हैंड ऐसे चला दूं तो नेगेटिव हट जाएगा। पर मैथमेटिकली नेगेटिव कैसे हटा सकते हैं, मॉड हटने से पहले बोलेगा कि मुझे इस नेगेटिव को हटाना है। नेगेटिव को हटाने का तरीका होता है बाहर वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देगा। तो हाउ कैन यू रिमूव अ नेगेटिव साइन, बाय मल्टीप्लाइंग इट अगेन बाय अ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वापस से 2। समझ में आ रहा है। तो ये आंसर, जब x ने अंदर, जब मॉड की डंडियों ने अंदर झांका, उनको x कैसा नजर आया, नेगेटिव, तो उसे हटाने के लिए उन्होंने उस क्वांटिटी को हटने से पहले किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -x से। अब इस -x को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं सर ये तो नेगेटिव आ गया आंसर। नहीं बेटा, x खुद कैसा है, व्हाट वुड बी नेगेटिव इनटू नेगेटिव, ये इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका फॉर्मूला है, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका फॉर्मूला है। अगेन के अंदर इसका ग्राफ पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, बट ग्राफ इज नॉट समथिंग जो कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव है। आज हमें बेसिक मॉडुलस आ जाना चाहिए। बेसिक मॉडुलस कैसे ऑपरेट होता है, मॉड का मतलब क्या है, मतलब मॉड का मतलब समझ में आ गया। कितनी डेफिनेशन पढ़ ली अपने, 3। पहला, मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड। दूसरा मॉड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और तीसरा मॉड का ये मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, मॉड की डंडियां अंदर झांकेंगी, अगर अंदर वाली क्वांटिटी क्या नजर आई, पॉजिटिव, तो हट जाएगी डंडियां। और अगर उनको क्या नजर आया अंदर, नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। चलिए अब मैं तुमसे पूछता हूं, इक्वेशन चालू करते हैं। लिखें मॉडुलस इक्वेशन, मॉडुलस इक्वेशन। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, तो क्या आंसर आएगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 4 मतलब एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 4। अगर पहली डेफिनेशन से देख, अगर बोलूं मॉड ऑफ एक्स 4 है, तो मतलब एक्स की दूरी फ्रॉम द ओरिजिन कितनी होनी चाहिए, 4। तो अगर मैं इसको लॉजिकली कंसेप्चुअली करूं तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 4 दूरी पे या तो +4 आ सकता है या फिर -4 आ सकता है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +4 है। पर एक चीज याद रखना, मॉड ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। कितने लोगों को ये हैशटैग लिख लेना अपने नोट्स में, बेटा ये क्यों होता है मॉड ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मॉड का जो आंसर है वो हमेशा कैसा आएगा, नॉन नेगेटिव। मॉड ऑफ 0 कितना होगा, 0, तो 0 तो आ सकता है ना, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। बेटा इसे मिटा रहा हूं, चलो। तो सर ये तो फॉर्मूला बन गया। मैंने अभी फॉर्मूला बनाने से पहले थोड़ा और पूछते हैं। बेटा अगर मुझे बोलूं मॉड ऑफ 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप सोचोगे सर यहाँ से किसी चीज़ का मॉड की वैल्यू 16 आ रही है, मतलब 2x या तो +16 होगा या फिर
माइनस मतलब एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी -8 और तो सर ये तो फॉर्मूला बन रहा है। मैंने क्या, अगर मॉड ऑफ एक्स ए के बराबर है जहां पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस, हाँ होगी। तो चलो अगला बताओ, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अभी मॉडुलस इक्वेशंस कर रहे हैं ना, फिर मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी करनी है। और मॉडुलस इक्वेशन को मैं और उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, पर वहां तक पहुंचने से पहले मुझे बताओ मॉड का क्या आंसर होगा ये, इसका आंसर। हाँ तो x की वैल्यू क्या आएगी सोच के बताना बेटा। नहीं +5 और देखते हैं। तो यहाँ से शायद सही बोल रहा है, यहाँ से x माइनस 1 की वैल्यू या तो +4 आएगी या फिर -4 आएगी। अरे बेटा इसको ढक दे, इसका मॉड किसके बराबर है 4 के, तो या तो ये वाली क्वांटिटी +4 होगी या तो ये वाली क्वांटिटी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, हमें सॉल्व तो x लगेगा 1 + -4, तो दो चीजें हो सकती हैं 1 + 4 फिर 1 x के दो आंसर आएंगे। बोलो क्या क्या आंसर आएंगे। x इज इक्वल टू व्हाट इज 1 - 4 -3, या फिर और चेक करके देख ले यार 5 डाल, व्हाट इज 5 - 1 4 का मॉड 4 -3 डाल, व्हाट इज -3 - 1 -4 का मॉड। ये जरूर लिख लेना, इसमें ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक बताओ, मॉड ऑफ x माइनस या +6 इज इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x। आयोटा तो नहीं आएगा, होगा ही नहीं, सोल्यूशन ही नहीं होगा। मॉड तो वैसे भी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, मॉडुलस जो कंसेप्ट है वो किसके लिए डिफाइंड है, तो ये आएगा ही नहीं। बताओ यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -6। यहाँ देखते अपन अपना हाथ खड़ा कर देंगे कि मॉड तो हमेशा कैसा वैल्यू देता है नॉन नेगेटिव, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, नो सोल्यूशन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी रियल नंबर का मॉड क्या हो -6, हम इसमें लिख देते हैं नो सोल्यूशन। क्लियर है, चलो फटाफट सॉल्व फॉर करते हैं x, बताओ उसको, ये सॉल्व फॉर x, इजी क्वेश्चंस। तीन क्वेश्चन करते हैं देन विल एंड द डिस्कशन, फिर मॉड की प्रॉपर्टियां और वो सब अपन अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा पहला वाला क्या कहता है, मॉड ऑफ 2x - 3 7 है, तो दो चीजें हो सकती हैं 2x - 3 इक्वल टू +7 और -7। सिंपल बात है बेटा, किसी चीज का मॉड, इसको ढक दे, किसी चीज का मॉड 7 है मतलब या तो वो चीज +7 होगी या तो वो चीज -7 होगी। तो यहाँ से दो ब्रांचेस निकल जाएंगे, पहला ब्रांच क्या होगा, या तो 2x - 3 7 होगा या फिर 2x - 3 -7 होगा। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 5, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आएगा -4, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -2। मतलब x बिलोंग्स टू क्या -2, और दो आंसर आगे चेक करके देख सकते हो आप, मेरे बताने की जरूरत क्या, -2 डाल, व्हाट इज 2 × -2 -4 -4 -3 -7 -7 का मॉड 7, 5 डालेगा तो 2 × 5 10 10 -3 7 7। अगला करें, अब इसमें तो क्वाड्रेटिक आ गई, डरना नहीं है, और इसमें तो मॉड के अंदर मॉड आ गया, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि मॉड कैसे ऑपरेट करता है, मॉड के अंदर झांकती है
देखती है अंदर चीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाती है। पॉजिटिव तो हट जाती है, नेगेटिव तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए पर ने बोला नेगेटिव हटाना होगा। तो नेगेटिव कैसे हटाते हो किसी मैथमेटिकली, हाउ डू वी रिमूव नेगेटिव? बाय मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। आसान चीज़ तो ये होती है कि मैं इरेजर से उसको इरेज कर देता, पर वो तो नहीं कर सकते है ना, या फिर एक डंडी बना दे, देख डंडी बना दे पर ये अपन मैथमेटिकली नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट बोलो ये क्या आएगा? किसी चीज का मॉड 6 है, मतलब वो चीज या तो +6 होगी या फिर -6 होगी। यहां से दो ब्रांचेस निकलेंगी। पहली ब्रांच क्या कहेगी? x² - 5x = 6, और दूसरा ब्रांच क्या कहेगा? x² - 5x = -6। ये सेकंड ब्रांच को पहले कर देता हूँ क्योंकि ये हमें एकदम देखा देखा लग रहा है। ये आएगा x - 2 तो x - 3 x की दो वैल्यूज आएंगे 2 और 3। चलो एक आंसर आ गया। ठीक है, अगले पे आते हैं। यहाँ से क्या आएगा? x² - 5x - 6 = 0। इसमें अपन वापस से स्प्लिटिंग द मिडल लगाते तो -6x + x आएगा इसमें ना। यहाँ से आएगा x - 6 तो x + 1 x = -1। फाइनली अपने कितने आंसर आए? 4। x इन एलिमेंट होगा तो सबसे छोटा क्या? -1, फिर 2, फिर 3, फिर, और हर एक को चेक करके देख लो। चलो -1 को चेक करते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 5 × -1 + 5, 1 + 5 6, 6 का मॉड 6। 2 चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 5 × 2 10, 4 - 10 -6 3 चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 15 6 चेक कर लो, 6 का स्क्वायर 36 और 5 × 6 30। और बेटा आप दोनों को तो ये अभी अपने 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो मॉडुलस तो अपने पास 12th में भी आता है, रिलेशन है। अगला 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 क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मॉड के अंदर मॉड है, मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ उसको। क्या है? मॉड ऑफ x - 1 का मॉड माइनस क्या था? -7। क्या इसकी? इस मॉड को थोड़ा अलग साइन से कर देता हूँ, ये मॉड अलग है। तो हमेशा सोचते हैं ना, इसको ढक दे, इसको देख के डरना नहीं है। तो इस चीज का मॉड क्या है? इसका मॉड 8 है, मतलब ये चीज जो मैं छुपा रखी है वो क्या होगी? +8 या फिर यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेंगी। मॉड ऑफ x - 1 -7 या तो +8 हो गया या फिर, तो दो ब्रांचेस निकाल लेते हैं। पहला ब्रांच होगा मॉड ऑफ x - 1 -7 = 8, या फिर दूसरा ब्रांच क्या होगा? मॉड ऑफ x - 1 -7 = -8। यहाँ से मॉड ऑफ x - 1 कितना आएगा? 15, और यहाँ से मॉड ऑफ x - 1 कितना आएगा? -1। फिर बोलोगे अरे मॉड रिटर्न्स, मॉडुलस ऑलवेज रिटर्न्स नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो किसी चीज का मॉड -1 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब यहाँ से तो x बिलोंग्स टू फाइव, यहाँ से तो आंसर आया नहीं रहा, तो आंसर यहाँ से आएगा। बेटा किसी चीज का मॉड, किसका मॉड है ये? मॉड ऑफ x - 1 का। x - 1 = +-15। यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेंगे, या तो x - 1 15 होगा या फिर x - 1 -15 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 16, या तो x की वैल्यू क्या आएगी? -14। इस ब्रांच का आंसर क्या हुआ? x इज एन एलिमेंट ऑफ -14 एंड 16। चेक करके देख लेते हैं। 16 डालो, व्हाट इज 16 - 1? 15, 15 का मॉड 15, 15 - 7 8, 8 का मॉड 8। -14 डाल के देख लो, -14 - 1 -15, -15 का मॉड 15, 15 - 7 आया बेटा सर में? तो आप अभी करना, वर्क में करके आना। अच्छा सर ये जो दूसरे ब्रांच है उसका आंसर तो 5 आ गया, तो
इससे तो कोई आंसर आ ही नहीं रहा, तो यही आंसर होगा हमारे। कितने सोल्यूशंस होंगे? 2। अगर मैं क्वेश्चन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछूं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x satisfies दिस इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे? 2। देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x। इक्वेशन क्या करते हैं? चलो अभी करना होमवर्क। मॉड ऑफ x माइनस, और चेंज कर देता हूँ, मॉड ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू 10। करो अभी, है ना। तो अपन ने आज क्या क्या खत्म कर लिया? बेसिक्स ऑफ मॉडुलस कर लिया ना। अगली क्लास में अपन मॉडुलस को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, बस अपन खत्म ही कर देंगे बेसिक्स ऑफ मैथ्स को। थोड़ा सा HCF LCM सिखाना है, डिटरमिनेंट्स के बेसिक्स सिखाने हैं, और फिर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम की तरफ, बाइनोमियल PNC के बेसिक्स थोड़े बहुत पढ़ा दूंगा, फैक्टोरियल वेक्टोरियल, और फिर हमें सीक्वेंस सीरीज ही शुरू करनी है। लॉग की इनइक्वालिटीज बची हमारी, है ना। तो अगली क्लास में अपन मॉडुलस से शुरुआत करेंगे। करो जरा तक एक क्वेश्चन। तो अगली क्लास में अपन मॉडुलस को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना।